तो हमें अपने सेविंग अकाउंट को कैसे मेंटेन करना चाहिए ताकि हमें इनकम टैक्स की तरफ से कोई भी नोटिस ना आए या इनकम टैक्स की तरफ से कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। गाइस, आज की वीडियो में कुछ 5 ऐसी चीजों पे चर्चा करने वाले हैं सेविंग अकाउंट को लेकर। क्या कोई लिमिट है कि हमें कितने सेविंग अकाउंट रखने चाहिए इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से, और बात करेंगे कि कैश डिपॉजिट विड्रॉल करने की क्या लिमिट है इनकम टैक्स के हिसाब से, और मैक्सिमम बैलेंस हमें एक साल में कितना रखना चाहिए अपने सेविंग अकाउंट में। खासकर बात करेंगे अगर हम लिमिट क्रॉस कर देते हैं तो इनकम टैक्स की तरफ से हमें कितने टाइम में नोटिस आ सकता है। और दोस्तों, लास्ट हम समझेंगे वीडियो के अंदर कि अगर हमें नोटिस आ गया है तो उसका रिप्लाई कैसे करना है, उसके अगेंस्ट में प्रूफ कैसे देने हैं। सो गाइस, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपसे हमेशा कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, चैनल पे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज मुझे मोटिवेट करने के लिए एक छोटा सा काम आपको करना है जो कि बिल्कुल फ्री है। आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए ना जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, तो आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल पर हमें जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, जो कि सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि कितने हमें सेविंग अकाउंट रखने चाहिए, क्या इसकी कोई लिमिट है इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से। द आंसर इज नो। गाइस, ये क्वेश्चन मुझसे बहुत पूछा गया था कि सर हम एक सेविंग अकाउंट रखें, हम 2 सेविंग अकाउंट रखें, हम 3 या 4, कितने सेविंग अकाउंट रखें। पहले तो ये, अगर आपके पास मल्टीपल सेविंग अकाउंट है ना, तो आज की डेट में इनकम टैक्स के पास सारी इंफॉर्मेशन है कि आपके पैन पे कितने सेविंग अकाउंट चल रहे हैं और उनमें कितना कितना बैंक का इंटरेस्ट आता है। तो अगर मैं अपना ओपिनियन यहां पे बताऊं तो आपको मैक्सिमम 2 ही सेविंग अकाउंट रखने चाहिए, क्योंकि दोस्तों जितने आप ज्यादा सेविंग अकाउंट रखोगे उसके अंदर आपको उनका मेंटेनेंस करना पड़ेगा, बैलेंस को। इसके अलावा जो उनके एटीएम डेबिट कार्ड के चार्जेस हैं, बैंक चार्जेस हैं, एसएमएस चार्जेस हैं, वो सब भी मेंटेन करने पड़ेंगे। तो इसलिए आपको उसमें ज्यादा परेशानी होगी और आपका कैश फ्लो वहां पे स्टक हो सकता है। तो आप मैक्सिमम 2 ही सेविंग अकाउंट रखें, क्योंकि अगर एक किसी स्थिति में काम नहीं कर रहा तो दूसरे से आप काम ले सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करने की पूरे साल में, फाइनेंशियल ईयर में, क्या लिमिट है इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से। देखिए दोस्तों, वैसे तो इनकम टैक्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आप 10 लाख के बराबर या उससे ज्यादा का एक फाइनेंशियल ईयर में कैश जमा कराते हो अपने सेविंग अकाउंट के अंदर, या फिर 10 लाख के बराबर उससे ज्यादा का कैश निकालते हो अपने सेविंग अकाउंट के अंदर। गाइज, ये जो लिमिट इनकम टैक्स ने दे रखी है, ये कोई जमा कराने की, विड्रॉल करने की ऐसे कोई लिमिट नहीं है। काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि सर मैं 10 से ऊपर जमा नहीं करा सकता या मैं 10 से ज्यादा निकाल नहीं सकता। आप कर तो सकते हो, ऐसा नहीं है। देखिए, आपका सेविंग अकाउंट है, आप उसमें 10 लाख जमा कराओ, 20 लाख जमा कराओ, 40 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, कितने जमा कराओ, आपको कोई रोक नहीं रहा है, बैंक भी नहीं रोक रहा, आप जमा करा सकते हो। लेकिन इनकम टैक्स ने यहां पे अपना कुछ क्राइटेरिया बना रखा है, ये जांचने के लिए, ये पकड़ने के लिए उन लोगों को जिन्होंने 10 लाख के बराबर उससे ज्यादा का कैश डिपॉजिट किया है एक फाइनेंशियल ईयर में, या फिर 10 लाख के बराबर का कैश विड्रॉल किया है एक फाइनेंशियल ईयर में। अब गाइस, एग्जांपल समझते हैं। यहां पे मान लेते हैं आपके पास 3 सेविंग अकाउंट है। आपने एक साल में, फाइनेंशियल ईयर में 24-25 की बात करूं तो आपने एक सेविंग अकाउंट के अंदर डाल दिए 5 लाख रुपए, आपने दूसरे सेविंग अकाउंट के अंदर डाल दिए 3 लाख रुपए, और आपने तीसरे सेविंग अकाउंट के अंदर आपने डाल दिए फिर दोबारा से 3 लाख रुपए। तो गाइस, यहां पे टोटल आपने कितना कैश डिपॉजिट करा दिया तीनों सेविंग अकाउंट को मिला के एक फाइनेंशियल के अंदर? 5, 3 और 3, यानी कि कितना? 11 लाख रुपए। तो गाइस, इस केस के अंदर अब बैंक जो है आपका बैंक अकाउंट नंबर और आपका पैन नंबर इनकम टैक्स को रिपोर्ट कर देगा, और जिसके बेसिस पर इनकम टैक्स आपसे इंक्वायरी कर सकता है कि आपके पास इतने पैसे कहां से आए। तो क्या सर कोई सिंगल ट्रांजैक्शन करने की भी लिमिट है? बिल्कुल है दोस्तों। अगर आप एक सिंगल, एक बारी में 2 लाख के बराबर या उससे ज्यादा का कैश जमा कराते हैं तो उस पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की निगरानी होती है। यानी कि अगर आप कैश जमा करा रहे हैं अपने सेविंग अकाउंट में तो कोशिश करें एक बारी में 2 लाख नहीं, उससे कम का कैश डिपॉजिट कराएं। हालांकि दोस्तों, अगर आप 50,000
के बराबर उससे ज्यादा का कैश जमा कराते हैं तो ऑब्वियसली आज की डेट में आपको पैन नंबर देना पड़ता है। ये इनकम टैक्स के रूल्स है, क्योंकि इनकम टैक्स इनको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कहता है और जिसके बेसिस पे वो आपकी आईटीआर चेक करेगा, फिर आपको फ्यूचर में वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है नोटिस भेज सकता है। अब बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि सर हम बैलेंस कितना मेंटेन करें अपने सेविंग अकाउंट में। देखिए दोस्तों, इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से इसको भी करने की कोई लिमिट नहीं है कि मैं अपने एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि 31 मार्च 24 खत्म हुआ या 31 मार्च 25 खत्म हुआ, मेरा फाइनेंशियल 24-25 खत्म होने वाला है, तो यार मैं 2 लाख रुपए रख के छोड़ दूं, मैं 10,000 रुपए रख के छोड़ दूं अपने अकाउंट में, या 5 लाख या 10 लाख। दोस्तों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका बैंक अकाउंट है, आप जितने मर्जी पैसे उसमें रख के मेंटेन करके छोड़ सकते हो। लेकिन मुद्दा क्या आता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ आपसे यह जानना चाहता है भैया जो अकाउंट में पैसे पड़े हैं ना, उसका सोर्स क्या है, वो पैसे आपके पास कहां से आए हैं। देखिए, अगर वो जो पैसे आपके अकाउंट में पड़े हैं ऑब्वियसली वो कहां से आए होंगे, या तो आपने किसी से लिए होंगे, या आपकी कोई सैलरी की इनकम होगी, या आपके बिजनेस की इनकम होगी, वही तो आपका सोर्स होगा ना जो आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं। तो अगर इसके लिए अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपनी आईटीआर में उस पैसे को जरूर दिखाना है। हाँ, एक आपको बात यहां पे ध्यान रखनी है, जैसे कि आपको पता है कि 2.5 लाख रुपए तक अगर आप पूरे साल में ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं 2 से 2.5 लाख रुपए कैश जमा करा रहे हैं और आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर आपको कोई समस्या नहीं हो सकती है, क्योंकि 2.5 लाख रुपए तक आपकी क्या है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से। मतलब यानी कि अगर आपकी 2.5 लाख रुपए तक आपकी पूरे साल की इनकम है, तो वहां पर आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी नहीं है इनकम टैक्स रूल के हिसाब से। लेकिन अगर आप कैश ज्यादा जमा करा रहे हैं, 2.5 लाख से ऊपर कर रहे हैं, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो गाइस फिर वो आपकी टैक्सेबल की कैटेगरी में आ जाता है और फिर आपको प्रॉपर वहां पे आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं कि सर अगर मैं ये लिमिट क्रॉस कर देता हूं जो आपने पॉइंट नंबर 2 के अंदर बताई है, 10 लाख के बराबर उससे ज्यादा वाली, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें कितने टाइम में नोटिस भेज सकता है। मान लेते हैं मैंने साल 2024-25 में अपने अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में 2-3 में मिला के टोटल मैंने 11 लाख रुपए जमा करा दिए, तो क्या सर जैसे ही मेरा साल खत्म होगा मुझे अगले दिन नोटिस आ जाएगा, यानी कि जैसे ही मेरा साल 31 मार्च 25 खत्म हुआ 1 अप्रैल को नोटिस आ जाएगा सर, या फिर मुझे इस साल के एंड में नोटिस आ जाएगा, या सर मुझे नेक्स्ट ईयर के साल में नोटिस आ जाएगा। तो अगर यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा टाइम लिमिट दी गई है जो कि आपको ध्यान से सुनना है, और आपको पता है वो टाइम लिमिट कितनी है, वो है आपके पूरे 5 साल। दोस्तों पहले ये लिमिट क्या थी, ज्यादा होती थी, कई केसेस के अंदर 6 साल थे, कई केसेस में 7 साल थे और कई केसेस में 10 साल भी थी। लेकिन अगर मैं 24-25 से बात करूं तो फिलहाल अभी आपके 5 साल, यानी कि 5 साल के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। कहां से 5 साल दोस्तों काउंट होंगे, जिस फाइनेंशियल ईयर का केस है, यानी कि अगर मैं 24-25 की बात करूं तो 24-25 का जो भी असेसमेंट ईयर है, क्या हुआ 25-26, तो 25-26 के एंड से यानी कि 31 मार्च 26 से आपको पूरे 5 साल काउंट करने हैं। इसका मतलब आपके पास ऑलमोस्ट, देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कितना टाइम है आपको नोटिस भेजने का। तो जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि सर हमने तो 21-22 के अंदर कैश जमा कराया था, सर हमने 20-21 में कैश जमा कराया था, सर मैंने तो 22-23 में जमा कराया था, कुछ दिक्कत ही नहीं है, 4 साल तो वैसे निकल गए, बहुत ही गलत फहमी में आप जी रहे हो। इस भ्रम को निकाल दो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सारी इंफॉर्मेशन है, आपने कितना कैश जमा कराया है, कितना आपने विड्रॉल कराया है, 10 लाख के बराबर उससे ज्यादा का, तो दोस्तों वो आपको अगले 5 साल में कभी भी नोटिस भेज सकता है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं, सर ये तो आपने बता दिया कि हमने लिमिट क्रॉस कर दी तो हमें नोटिस आ गया, अगर नोटिस आ गया तो अब हमें क्या करना है। देखिए दोस्तों, आपको अगर नोटिस आ गया है तो उस केस में आपको यहां पर जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि आपके पास इतने सारे पैसे कहां से आए, यानी कि आपने वहां पे प्रूफ बताना पड़ेगा। अब ऑब्वियसली आपने अपने अकाउंट में 11 लाख रुपए जमा कराए हैं, तो वहां पे आप प्रूफ दे सकते हो कि भाई मेरे अकाउंट में जो है मुझे सैलरी मिली है, अगर कोई सैलरीड पर्सन है, या मैंने अपने दोस्त से लिए हैं तो मैंने उधार लिए हैं, या मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची है तो वहां से पैसे आए हैं। लेकिन हाँ, इन सारे केसेस के अंदर भी आप फंस सकते हो। उसका रीजन क्या है कि आप कैश का लेन देन दोस्तों ज्यादा ट्रांजैक्शन में नहीं कर सकते हो। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है कैश की ट्रांजैक्शंस को लेकर, और खासकर प्रॉपर्टी में अगर आप कैश का लेन देन करते हो तो वहां पर आपके ऊपर 100% तक की पेनल्टी और इंटरेस्ट लग सकता है। और अगर आप बताओगे सरकार को कि देखिए मैंने तो 2 लाख रुपए लिए थे, मेरे दोस्त ने दिए हैं, तो दोस्तों आप तो ये बता दोगे कि आपने दोस्त के दिए, लेकिन अब डिपार्टमेंट आपके पूछेगा
एक काम करो, अपने दोस्त की हमें डिटेल्स दे दो, उसका पैन नंबर दे दो और उसको बुला लो। हमें यह जानना है कि उसके पास ये 2 लाख रुपए कहां से आए। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं ऐसी लंबी चेन बन सकती है। तो आप, ऐसा नहीं है कि कैश की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, लेकिन स्ट्रिक्टली आप एक दायरे में होकर लिमिट के अंदर जो ट्रांजैक्शन है वो करें। क्योंकि दोस्तों आपको वहां पर क्या बताना पड़ेगा, सोर्स देना पड़ेगा, और ऑब्वियसली वो जो सोर्स है ना वो जेन्युइन सोर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास सट्टे का पैसा आपने जमा करा दिया, प्रॉपर्टी बेच के 25 लाख आए वो जमा करा दिए, या जुए के पैसे आपने जमा करा दिए। मतलब कुछ भी इलीगल सोर्स से नहीं होना चाहिए, जेन्युइन सोर्स से होना चाहिए। और दूसरा, और कोशिश करना है कि आपने उस पैसे को अपनी आईटीआर में जरूर शो करना। अब काफी लोगों के मन में क्वेश्चन है, सर मैं तो बिजनेस कर रहा हूं और वो पैसे मेरे जो बिजनेस के थे वो मैंने जमा करा दिए। तो बिल्कुल जायज है, अगर आप ऐसी कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जहां पर कैश का लेन देन ज्यादा है तो आप वहां पे बता सकते हो कि हमारे पास कैश इतना है तो हमने जमा करा दिया उठा के। तो ये आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो भी आपका आईटीआर में प्रॉपर शो होना चाहिए। अगर वो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है कैश, या फिर आपकी ट्रांजैक्शन ज्यादा है, तो आपने आईटीआर में जरूर शो करना है। सो आई होप मैंने सारे पॉइंट्स यहां पे कवर करने की कोशिश की है कि सेविंग अकाउंट आप कैसे मेंटेन करें ताकि आपको इनकम टैक्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम आए। फिर भी अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हमारी टीम कोशिश करेगी उसका रिप्लाई करने का। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों मैक्सिमम शेयर जरूर करना है। जो लोग सेविंग अकाउंट में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉल करते हैं, उनके साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।